नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा कर रहे हैं क्रिमिनल केसेस जजमेंट राइटिंग के अंतर्गत। जब हम क्रिमिनल केसेस में साक्ष्यों का मूल्यांकन कंप्लीट कर लेते हैं, एविडेंसेस का जो एप्रिसिएशन है वह कंप्लीट हो जाता है, तब उसके बाद निर्णय जो है आगे कैसे बढ़ता है। तो बात को समझिएगा, किसी भी मामले में जब एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं, साक्ष्यों का मूल्यांकन कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद जो है दो परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं। एक परिस्थिति जहां पर कि अभियुक्त व्यक्ति जो है उसको दोषमुक्त किया जाना है, क्योंकि इतने साक्ष्य या ऐसे साक्ष्य नहीं आए हैं या साक्ष्यों से जो है उस व्यक्ति को दोषित नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो है उसको दोषमुक्त किया जाना है। या फिर कंडीशन बन सकती है कि साक्ष्य जो है इस प्रकृति के हैं, साक्ष्यों से यह साबित हो रहा है कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है, तो उसको जो है कन्विक्ट करना है, उसको दोषित करना है। तो ऐसी स्थिति में यह दो बिंदुओं पर निर्णय कन्वर्ट होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा कर रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति को, जब किसी अभियुक्त को जो है किसी जो है दोष मुक्त किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में निर्णय आगे कैसे बढ़ेगा। तो यहां पर जो है हमने पैराग्राफ 11, 12, 13, 14 लिख रखे हैं। यह पैराग्राफ नंबर जो है अकॉर्डिंग टू द जजमेंट रहेंगे। यहां पर हमने केवल मार्गदर्शन के लिए यहां पर इनको लग रखा है। तो देखते हैं अगला पैराग्राफ क्या बनेगा जब हम एप्रिसिएशन कंप्लीट कर लेंगे, जब हम जो है साक्ष्यों का मूल्यांकन कर लेंगे और उससे यह निष्कर्षित हो रहा है कि अभियुक्त व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है, वह जो है दोषमुक्त किए जाने का पात्र है। तो वहां पर हम कैसे लिखेंगे, देखिएगा, उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध धारा इतना इतना। अब समझिएगा, यहां पर आपको वह सेक्शन मेंशन करनी होगी जिस सेक्शन का चार्ज उस व्यक्ति पर लगा था, उस आरोपी पर जो चार्ज लगे थे उसको मेंशन करना होगा, क्योंकि इन चार्जेस से ही हमें उन्हें दोषमुक्त करना है। तो यहां पर हम चार्ज में मेंशन करेंगे धारा 323/24 या 324/34। यहां पर जो है हमने केवल जो है एक एग्जाम्पल के लिए रखा है। यहां पर जो भी आपके प्रश्न पत्र में हो उसको आप लिखिएगा। भारतीय दंड संहिता के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। मतलब अभियोजन जो है अपने मामले को, जो उसने मामला न्यायालय में दाखिल किया था, उसको जो है सभी संदेह से परे प्रमाणित करने में अगर वह असफल रहा है, तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त को दोष मुक्त किया जाना चाहिए। तो यहां पर जो है इसको आपको लिखना पड़ेगा कि संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। इसके बाद अगला पैराग्राफ क्या होगा, देखिएगा, फलतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार आरोपीगण, जितने भी आरोपीगण हैं, 1 है, 2 है, 3 है, उनका आप जो भी मेंशन है वो कीजिएगा। यहां पर हमने ABCD लिखा है। ABCD को धारा इतना इतना भारतीय दंड संहिता तथा आरोपी X को, अब देखिए, अब हो सकता है एक मामले में एक से अधिक आरोपी हो और उन भिन्न आरोपियों पर जो है भिन्न भिन्न धाराओं का चार्ज लगा हो। तो ऐसी कंडीशन में जब उन सभी को दोषमुक्त करना है, तो उन सभी को उन सेक्शन से जिनका आरोप उस पर लगा था उनको दोषमुक्त करना है। तो यहां पर X के ऊपर जो है धारा 324/34 का आरोप लगा था, तो इसको जो है इससे मुक्त करना होगा। तो आरोपी X को धारा 324/34 भारतीय दंड संहिता के आरोप से दोष मुक्त किया जाता है। तो यहां पर हमने ABCD को 323/34 से, क्योंकि इसका आरोप लगा था, तो उससे दोष मुक्त किया, और यहां पर X को हमने इन धाराओं के जो आरोप लगे थे उनसे दोष मुक्त कर दिया। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, बात को समझिएगा। अगला पैराग्राफ क्या होगा, जब इनको हमने, इन आरोपीगण को दोष मुक्त कर दिया है, तो इनके कंडीशन में दो स्थितियां, या तो ये जेल में है, तो जेल में है तो इनका रिहाई का आदेश आपको लिखना होगा कि भाई अभियुक्त गणों को जो है ABCD जो भी है इनको जेल से रिहा किया जाए। या फिर अगर यह बेल पर है, जमानत पर है, बंद पत्र पर है, तो उनके जमानत बंद पत्रों को भार मुक्त करना होगा। तो अगला जो पैराग्राफ या अगला जो वाक्य होगा वो यह होगा कि आरोपी गण के जमानत मुचल के भार मुक्त किए जाते हैं। मतलब उनको जो है, जो जमानत मुचल के उन्होंने भरे थे, उनसे उनको मुक्त कर दिया गया। अब जब ये पैराग्राफ हो गया, अब इसके बाद क्या, अब बात को समझिएगा। किसी भी प्रकरण में अगर कोई संपत्ति जब्त की है, कोई सामान जब्त किया है, तो आपको यहां पर निर्णय में उस संपत्ति का निराकरण भी करना होगा, उसको भी जो है आपको
उसके संबंध में आदेश देने होंगे कि भाई मान लीजिए किसी मामले में कोई ऐसी संपत्ति जो है जब्त की गई है जो कि जिसका कोई उपयोग नहीं है, या ऐसी संपत्ति है जिसका कोई मूल्य नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उस संपत्ति को न्यायालय अगर चाहे तो उसको नष्ट करने का आदेश दे सकता है। जैसे कि अगर हम देखें देशी शराब वगैरह अगर जब्त की गई है तो उनको नष्ट करने का आदेश दिया जाएगा। अगर कोई कीमती वस्तु जब्त की गई है तो उसके मालिक को उसको सौंपने का, जो भी उसका स्वामी है उसको सुपुर्द करने का आदेश दिया जाएगा। या फिर अगर कोई संपत्ति जो है कह सकते हैं कि वेपन है, हथियार है, तो हथियार अगर जो है लाइसेंसी है तो लाइसेंसी है हथियार है, तो जिसको उसको सुपुर्द करना है, ऐसे आदेश जो है यहां पर दिए जाएंगे। तात्पर्य यह है कि यहां पर आपको जो संपत्ति जब्त की गई है उसके संबंध में जो है अपना निर्णय, अपना आदेश लिखना होगा। यहां पर एग्जाम्पल के रूप में हमने लिखा है प्रकरण में जब्त सामान, जो भी सामान का विवरण है उसको आपको लिखना है, को अपील अवधि पश्चात डैश डैश किया जावे। मतलब अपील अवधि अवधाद या तो नष्ट किया जावे, या कलेक्टर को या जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सुपुर्द किया जावे, या उसके स्वामी को सुपुर्द किया जावे। ये सारी चीजें आपको लिखनी होंगी। अपील होने पर अगर मामले मान लीजिए इस मामले में अपील होती है तो उसके संबंध में भी आपको आदेश लिखना पड़ेगा। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के आदेश अनुसार संपत्ति का निराकरण किया जावे। तो यहां पर जो है आपको इन वाक्यों को मेंशन करना जरूरी होता है, जिससे कि इस निर्णय में आगे अगर अपील वगैरह हो तो सीनियर कोर्ट जो है अपने अनुसार जो है निर्णय कर सके। फिर इसके बाद जो 15 जो लास्ट पैराग्राफ बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा आरोपी गण के द्वारा अभिरक्षा के दौरान व्यतीत की गई अवधि, जो उसने जेल में अवधि जो काटी है, जो टाइम पीरियड जेल में काटा है, उसकी बाबत धारा 428 का सीआरपीसी की सेक्शन 428 के अंतर्गत जो है उसका पत्रक तैयार करवाया जाता है कि भाई अभियुक्त ने जो है ट्रायल पीरियड के दौरान जितनी अवधि जेल में काटी है उसका जो है सेक्शन 428 के अंतर्गत जो है उसका पत्रक तैयार किया जावे, और वो पत्रक जो है निर्णय का भाग होता है। तो इस प्रकार से हम जो है दोष मुक्ति के निर्णय में यह सारी बातें शामिल करते हैं। अब यहां पर हम आपको यह भी बता दें कि ये जो है केवल एक फॉर्मेट के रूप में, यहां पर मामले की तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आपको हर चीज का निराकरण जो है स्पष्ट रूप में करना आवश्यक है। जब यहां पर ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद न्यायालय या न्यायाधीश महोदय जो है सिग्नेचर वगैरह करेंगे। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, यहां पर आप अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो आप लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित और घोषित किया गया। देखिए 3 बातें हैं, दिनांकित भी किया गया है, हस्ताक्षरित भी किया गया है, घोषित भी किया गया। कब किया गया, खुले न्यायालय में। तो ये पूरा वाक्य आपको लिखना चाहिए। इसके बाद हस्ताक्षर, हस्ताक्षर के नीचे जो भी न्यायालय का नाम है, अगर न्यायिक मजिस्ट्रेट का जो भी न्यायालय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है तो उसका विवरण देंगे, अगर कोई सीनियर कोर्ट है तो उसका विवरण देंगे। फिर इसके बाद हम जो है राइट हैंड साइड पर देखेंगे तो मेरे बोलने पर टंकित किया गया। अब बात को समझिएगा, कोर्ट में मैक्सिमम जजमेंट जो है जजेस बोलते हैं और जो उनका रीडर या जो भी टाइपिस्ट है वो टाइप करता है, तो वहां पर हम मेरे बोलने द्वारा टंकित किया गया लिखते हैं। लेकिन यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आप खुद निर्णय लिख रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में या तो आप इस वाक्य को ना लिखें, या अगर लिखना चाहते हैं तो यहां पर क्या लिखे, मेरे द्वारा लिखा गया। ये लिखने के बाद आप जो है हस्ताक्षर, हस्ताक्षर के नीचे न्यायालय का नाम और डेजिग्नेशन वगैरह यहां पर आप मेंशन करिएगा। तो इस प्रकार से जब किसी अभियुक्त व्यक्ति को दोषमुक्त किया जाता है, उसका जो निर्णय है दोषमुक्ति का निर्णय लिखना है, तो ये सारी बातें जो है यहां पर जो हमने फॉर्मेट के रूप में आपको बताई है, इन सबको जो है शामिल किया जाता है। मित्रों, इसी के साथ आज का यह वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आपके लिए यह वीडियो लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।